नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीट 2024 के लिए हम वन शॉट बायोलॉजी लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या, या इसे हम समष्टि भी कह देते हैं। कंप्लीट चैप्टर है, इस एक ही लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स आपके नीट के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और साथ में कुछ जो अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना और उसके बाद बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल एंड मेरी वेबसाइट है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। जीव और समस्या या जीव और जनसंख्या। देखिए, जीव से आप क्या समझते हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित पाए जाते हैं जीव, उन सभी को हम जीव मान सकते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी जीवों के बीच और जीव और उसके भौतिक यानी कि अजैविक कारक, जिसमें तापमान, इसके अलावा जल, वायु, ये सभी पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है। मतलब पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर रह रहे हैं या उस पर्यावरण में रह रहे हैं, उनके आपस के अंदर किस प्रकार का संपर्क है, वो उसके बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया वो, और उस जीव का पर्यावरण के जो अन्य कारक हैं, जैविक कारक है जिसमें टेम्परेचर है, वाटर है, वाइंड है यानी कि वायु है, इनके मध्य क्या इंटरेक्शन है, क्या अंतःक्रिया है उनकी पर्यावरण के साथ, तो वो उन सभी का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी वृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक जैविक संगठन के 8 स्तर होते हैं। यानी कि एक मैक्रोमोलिक्यूल से हम स्टार्ट करें और अंतिम जो बायोम, बायोम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इनके मध्य हम बात करें तो 8 जैविक संगठन वो देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है मैक्रोमोलिक्यूल्स, वृहद अणु, वृहद अणु। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद में यानी कि इन्हीं मोलिक्यूल से क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं से फिर उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से जीव बनते हैं और जीव बहुत सारे मिलकर जनसंख्या का निर्माण करते हैं, और अलग अलग जीवों की ये जनसंख्या मिलकर के समुदाय या कम्युनिटी बनाते हैं, और कंप्लीट कम्युनिटी और साथ में जो वहां का पर्यावरण है वो मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, और कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के बायोम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 8 जो हैं जैविक संगठन है वो हमें देखने को मिलते हैं। दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर के क्या करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, सेल्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारी सेल्स है वो मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, उत्तक बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ऑर्गन तंत्र बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्गन तंत्र नहीं लेकर के सीधा किसका निर्माण कर लेंगे, किसी जीव या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जीव मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन या फिर कह सकते हैं जनसंख्या का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी जनसंख्या मिलकर के क्या करेंगे, मतलब एक साइड में यहाँ पर कुत्तों की जनसंख्या, बिल्ली की जनसंख्या है, यहीं पर मनुष्य रह रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या कह देंगे, कम्युनिटी कह देंगे, समुदाय। तो यहाँ पर कुत्तों की कम्युनिटी है, यहाँ पर जो मनुष्य रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी है, और यहाँ पर जो बिल्ली वगैरह उनकी कम्युनिटी, इस प्रकार से वो समुदाय हो जाएगा। चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं इसे, कम्युनिटी। कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी के बाद में आता है बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, ये बिल्ली, ये कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, और यहाँ पर और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, उनमें मनुष्य भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सभी जीव मिलकर के एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उस भौगोलिक क्षेत्र में जितने जीव पाए जाते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, पर्यावरण भी उसमें हम शामिल करते हैं, तो वो पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे, बायोम का निर्माण करेंगे।
ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। 8 जैविक तंत्र या 8 जैविक स्तर देखने को मिलते हैं। पारिस्थितिकी का संबंध जैविक संगठन के 4 स्तरों से है। पारिस्थितिकी का संबंध हम बात करें तो उसमें पहला तो जीव आ जाता है, देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनिज्म, जीव, जीव के बाद में जनसंख्या, ये बहुत सारे जीव मिलकर के क्या बनाएंगे, जनसंख्या का निर्माण करेंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। और पॉपुलेशन मिलकर के समुदाय, कम्युनिटी का निर्माण करती है। और कम्युनिटी मिलकर के फिर इकोसिस्टम का निर्माण करती है। वहां पर अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिटी रहती है वो मिलकर इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम मिलकर के फिर बायोम का निर्माण करते हैं। तो ये 4 यहाँ पर दे रखे हैं, जनसंख्या, जीव, जनसंख्या, समुदाय और बायोम। इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे देखिए, जीव और उसका पर्यावरण। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म चारों ओर का जो हमारा वातावरण है उसके साथ में किस प्रकार का संपर्क है, क्या क्या चीजें उसको इफेक्ट करती है, वो सभी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। शारीरिक पारिस्थितिकी, मोर्फोलॉजिकल इकोलॉजी, शारीरिक पारिस्थितिकी जिसमें जीव स्तर पर पारिस्थितिकी की बात कर रही है। शारीरिक पारिस्थितिकी जीवित रहने और प्रजनन के संदर्भ में किसी जीव के उसके पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का अध्ययन है। यानी कि मोर्फोलॉजिकल पारिस्थितिकी किसे कह देते हैं हम, कि वो जहां पर रह रहा है उस वातावरण में रह करके प्रजनन कर रहा है और प्रजनन करके वो जीव उस पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन स्थापित कर रहा है, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो वो मोर्फोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी के घूमने, उसकी दूरी के झुकाव के कारण तापमान और मौसम में वार्षिक भिन्नता होती है। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है ये चारों ओर क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती है और जो सूर्य होता है उसके चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने, इसके चारों ओर और अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है और मौसम भी परिवर्तन होते हैं। आप देखते हैं सर्दियां आती है, गर्मियां आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है। अलग अलग जो ऋतु आती है ये इसी के कारण आती है, पृथ्वी के घूमने के कारण आती है। और इस कारण प्रत्येक वर्ष में हमें अलग अलग भिन्नता है वो देखने को मिलती है। प्रमुख बायोम जैसे कि रेगिस्तान, वर्षावन, जो ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर वर्षावन पाए जाते हैं उस क्षेत्र की बात करें, टुंड्रा आदि, इन विविधता और वर्षा, बारिश और बर्फ के कारण बनते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के घूमने से जो मौसम या तापमान में परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों से क्या होता है कि बायोम का निर्माण होता है। रेगिस्तान है, वर्षावन है, टुंड्रा है, ये इस प्रकार के जो बायोम बनते हैं ये सभी इसी के कारण बनते हैं। एक बायोम के भीतर क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताएं विभिन्न आवासों के निर्माण का कारण बनती है। मतलब कोई बड़ा बायोम है, उस बायोम में अलग अलग, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर हम बात करें वनस्पति ज्यादा है, यहाँ पर वनस्पति कम है, यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है और यहाँ पर बारिश कम हो रही है। तो ये अलग अलग कंडीशन हो जाती है और ये अलग अलग जो कंडीशन होती है इसी कारण से वहां के आवासों में क्या होता है, परिवर्तन टेम्परेचर में, क्षेत्रीय जो टेम्परेचर है, इसके अलावा हम बात करें वर्षा है, वहां का वातावरण है, इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। और इन भिन्नताओं से यहाँ का आवास अलग होता है, यहाँ का आवास अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। तो ये अलग अलग आवास है वो इसी के कारण बनते हैं। अत्यधिक एवं कठोर आवासों में भी जीवन विद्यमान होते हैं। आप सभी जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे कठोर या जो मतलब ऐसे इस प्रकार के वातावरण है जहां पर मतलब कोई जीव रह ही नहीं सकता, वैसे वातावरण में भी रह पाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि राजस्थान का रेगिस्तान होता है। अब राजस्थान का जो रेगिस्तान होता है वहां पर क्या होता है, धूप बहुत ज्यादा होती है, पानी की कमी रहती है, तो ये कारण है वहां के न रहने के। तो वहां पर भी कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो वहां के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। कम पानी में वो जीवित रह सकते हैं, ज्यादा गर्मी वो सहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कठिन आवास में भी जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बारिश से लथपथ मेघालय के जंगल, आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, मेघालय में चले जाओ, वहां पर सुंदरवन डेल्टा नाम सुना होगा, तो वहां पर दलदली भूमि होती है, उस दलदली भूमि में भी जीव रहते हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। गहरी समुद्री खाइया, बहुत ज्यादा नीची, मूसलाधार बारिश जहां पर होती है, तो ये ऐसे आवास हैं जो कठिन आवास है लेकिन वहां पर भी जीवन विद्यमान है। जल धाराएं, ध्रुवीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वत शिखर, तापीय झरने, खाद के गड्ढे, हमारी आंत कई रोगाणुओं का निवास स्थान है। तो ये ऐसे स्थान यहाँ पर बता रहे हैं जहां पर कठिन आवास है। जैसे जल धाराओं में भी जीव रहते हैं, ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भालू वगैरह, आपने नाम सुना होगा, भालू हो गया, तेंदुआ जिसे हम कहते हैं वो हो गया, बर्फीला तेंदुआ, या ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, पर्वत की चोटियां, वहां पर भी जीवन विद्यमान है। तापीय झरने,
तो वहां पर क्या होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया वगैरह वहां पर भी पाए जाते हैं। खाद के गड्ढे हैं। हमारे आंत में क्या होते हैं, जो एस्केरिस वगैरह ऐसे जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं, कई रोगाणु देखने को मिलते हैं। तो ये कठिन आवास है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन विद्यमान है। आगे देखिए, भौतिक रासायनिक यानी कि अजैविक घटक जैसे कि पानी, प्रकाश, तापमान, मिट्टी आदि, और जैविक घटक रोगजनक, परजीवी, शिकारी, प्रतिस्पर्धा आदि विभिन्न आवासों में भिन्नता पैदा करते हैं। यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक ये क्या करते हैं, अलग अलग जो स्थान होते हैं वहां पर अलग अलग आवासों में भिन्नता वो पैदा करते हैं। जैविक घटक में पानी, प्रकाश, तापमान ये हो सकते हैं। मिट्टी हो सकती है, मिट्टी में लवणता कितनी है ये हो सकती है। पानी किस प्रकार का है, लवणीय है या अलवणीय है ये भी हो सकता है। जैविक घटक ऐसे स्थान जहाँ पर रोगजनक ज्यादा होते हैं, परजीवी, शिकारी है, प्रतिस्पर्धा, ये जैविक घटक हो सकते हैं और ये क्या करते हैं, आवासों में भिन्नता पैदा करते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेगिस्तान का ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज में जो लोग होते हैं वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, उनका रंग बहुत ज्यादा काला होता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन इंग्लैंड चले जाओ, वहां का वातावरण कैसा होता है, वहां पर धूप कम पड़ती है, टेम्परेचर वहां का कम है, इस कारण वहां पर थोड़े थोड़े जैसे कह सकते हैं व्हाइट कलर के जो मनुष्य है वो देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग है, ये किस कारण से है, वहां पर जैविक और अजैविक घटकों के कारण ये भिन्नता देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, इधर इसका प्रिसिपिटेशन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करिए आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र है, ये नीचे का ये संरचना दिखाई गई है। इसके बाद में ये आ जाता, नीचे से चलते हैं ना, यहाँ पर 15 से 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। अब आ जाता है कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो शंकुधारी वन होते हैं उनकी बात करें तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये आ जाता है जो पीले कलर में बनाया गया ग्रास लैंड, जहां पर घास के मैदान होते हैं। तो ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर ये वाला आ गया डेजर्ट वाला रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के अंदर यहाँ पर 0 डिग्री -5 से है, ये 0 डिग्री से लेकर के 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। फिर यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। टेम्परेट फॉरेस्ट की हम बात करें तो ये देखिए बीच का क्षेत्र होता है, ये लगभग आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। और एक ये थोड़ा सा क्षेत्र होता है जो ट्रॉपिकल रीजन हम मानते हैं, ये 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये होता है आपका बायोम, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, एक बार अच्छे से इनको देख। आगे देखिए यहाँ पर भारत के प्रमुख बायोम की हम बात करें तो 4 प्रकार के आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। एक तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रीजन वाले, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं तो ये इस प्रकार के देखने को मिलते हैं हम, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है और बारिश के अनुसार ही वहां पर वन पाए जाते हैं। एक पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती मतलब उनकी पत्तियां एक सीजन में आकर के झड़ जाती है, फिर दोबारा से उनकी पत्तियां आती है, तो ये पर्णपाती वन हो गए। रेगिस्तान वाला क्षेत्र ये देख सकते हैं, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है जहाँ पर रेगिस्तान से संबंधित कैक्टस है, ओपनिशिया। इसके अलावा हम बात करें नागफनी जिसे हम कहते हैं, तो ये ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, खेजड़ी है जो कि सूखे को सहन कर सकते हैं, वैसे प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये समुद्र तट हम देख सकते हैं, समुद्र तट पर किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये 4 प्रमुख बायोम यहाँ पे दे रखे। आगे देखिए अजैविक कारक, जैविक और अजैविक थे, पहले हम अजैविक कारकों की बात करते हैं। अजैविक कारक होते हैं जो जीवित तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित हो, जैसे कि तापमान है, तापमान के अलावा हम जल को मान सकते हैं, वायु हो गया, इसके अलावा लवणता है, ये सभी चीजें हम प्रभावित करती हैं। तो उनमें पहला जो कारक आता है वो है टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पारिस्थितिकी रूप से प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक ये माना जाता है तापमान का, टेम्परेचर। भूमि पर तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है, तो ये हम जानते हैं सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि ये भूमध्य रेखा, ये बीच की हम मान सकते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से हम अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो और मैदानों से पर्वतों या शिखरों की ओर, ये मान लीजिए सीधे मैदान है और यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, ये मैदान है और मैदान से हम पर्वतों की शिखर की ओर जा रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये लाइन की ओर धीरे धीरे घटती जाती है। यहाँ पर हम देखिए इस रीजन से भूमध्य रेखा से
हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। अगर मैदान से हम पर्वतों की ऊपर चोटियों की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, यह शून्य से नीचे के स्तर, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में 0 से कम पाया जा सकता है, और ऊंचाई है वहां पर भी 0 से कम देखने को मिलता है। लेकर 50 डिग्री सेल्सियस जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ से हम चलते हैं ध्रुव की तरफ जाएंगे तो माइनस में यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर नीचे यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर 50 दे रखा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही हम शिखरों पर जाएंगे तो वहां पर ये माइनस में आ जाएगा। थर्मल स्प्रिंग्स और गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट में औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। जो गर्म झरने होते हैं वो, और गहरे समुद्र के अंदर हम बात करें, गहरे समुद्रों के अंदर, तो वहां पर औसत तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समशीतोष्ण देश जैसे कि कनाडा है, जर्मनी, इनमें क्या होता है, आम के पेड़ नहीं उग सकते। समशीतोष्ण देश कनाडा, जर्मनी, यहाँ पर आम के पेड़ नहीं पाए जाते। कारण क्या, केरल के जंगलों में कोई हिम तेंदुआ नहीं पाया जाता। ये भी वही रीजन दे दिया कि केरल के जंगल है वहां पर हिम तेंदुआ नहीं होता, क्योंकि वहां पर बारिश बर्फ है ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहां का। टूना मछलियां समुद्र में उष्णकटिबंधीय अक्षांशों से परे दुर्लभ होती है। जो उष्णकटिबंधीय अक्षांश है ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय अक्षांश है, वहां पर ये टूना मछलियां है पाई जाती, लेकिन उनसे जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तापमान एंजाइमों की गति की जो कार्य विधि होती है उसको प्रभावित करते हैं। तापमान जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, आधारीय उपापचय दर, उसको प्रभावित करते हैं। और जीव के अन्य शारीरिक कार्य जो होते हैं उनको भी टेम्परेचर होता है ये प्रभावित करता है। तो ये हम जानते हैं टेम्परेचर एंजाइम के लिए हम बात करें तो ये लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। तापमान वेरी वेरी अनुकूल होता है एंजाइमों के लिए। विभिन्न प्रजातियों की तापीय सहनशीलता का स्तर काफी हद तक उनके भौगोलिक वितरण को निर्धारित करता है। अलग अलग जो प्रजाति हैं, जैसे जिस स्थान पर ज्यादा टेम्परेचर है और वहां के टेम्परेचर को वो प्रजाति सहन करने योग्य है तो वो वहां चली जाती है। जहां पर कम टेम्परेचर सहन करने वाली है तो वहां आ जाती है। जैसे हम साइबेरियन क्रेन की हम बात कर लेते हैं, वो साइबेरिया से, रूस से उड़ करके राजस्थान में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इसी वजह से चल करके आती है। तापीय सहनशीलता की सीमा के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख लेना। ये 2012 में पूछा गया है और ये भी आगे अभी पूछा जा सकता है। एक तो स्टेनोथर्मल और एक होता है यूरीथर्मल। स्टेनोथर्मल का मतलब होता है एक सीमित मात्रा होती है, एक इनकी मात्रा सीमित होती है टेम्परेचर को सहन करने की। ये केवल क्या करते हैं, एक सीमित तापमान की सीमा को ही सहन कर सकते हैं। जैसे कि साल्मोन मछली जो होती है, ये साल्मोन मछली है, एक निश्चित टेम्परेचर को ही सहन कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं सहन कर सकती। एक होती है यूरीथर्मल, ये क्या करती है, एक लंबी या कह सकते हैं अत्यधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। ये तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं, जैसे कि सार्क, ये देख सकते हैं। तो ये यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल दोनों याद रख लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं जल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें वर्तमान की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जल बहुत ही कम इस पृथ्वी पे बचा। ये दूसरा सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, कारक होता है। रेगिस्तानी जीवों के पास सीमित पानी के साथ जीवित रहने की विशेष अनुकूलन होता है। जैसे रेगिस्तान, हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में ऊंट है, इस प्रकार के आपने देखा होगा, खेतों में जाते हैं तो चूहे भी हमें भूरे कलर के नजर आते हैं, वहां पे छिपकलियां होती है। तो ये भी इनमें अलग प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिससे कि कम पानी के अंदर भी ये जीवित रह जाते हैं। जैसे हम ऊंट की हम बात करें तो ऊंट है लगभग 10 से 15 दिन तक बिना पानी के रह सकता हो, क्योंकि वो उसके अंदर कुब्बड़ पाया जाता है, कुब्बड़ में वसा होती है, उसमें पानी को स्टोर कर लेता है। पौधों की उत्पादकता और वितरण पानी पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम बात कर सकते हैं या शोषण की बात कर सकते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस की बात करें, पानी तो हमें आवश्यक होता है। जलीय जीवों के लिए पानी की गुणवत्ता, जैसे कि पीएच है, रासायनिक संरचना कैसी उसकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलीय जीवों के लिए पानी की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है कि वो अम्ल लवणीय जल है या स्वच्छ जल है, ऐसे करके।
लवण की संघनता प्रति 1000 भागों में लवणता, लवण की संघनता अंतर्देशीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति खारे जो लैगून होते हैं वहां पर 100 से कम होती है। तो ये अंतर्देशीय जल जिसके अंदर लवणता पाई जाती है, जहां पर जो जीव रहते हैं उनके अकॉर्डिंग में बताया, तो थोड़ा सा ये याद रखो। लवणता की सहनशीलता के आधार पर भी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूरी हेलाइन और एक स्टेनो हेलाइन। देखिए यूरी हेलाइन कौन से होते हैं, जो अत्यधिक लवणता को भी सहन कर सकते हैं, अत्यधिक लवणता को भी सहन कर सकते हैं, वो यूरी हेलाइन। स्टेनो हेलाइन वो होते हैं जो एक संकीर्ण मात्रा को ही सहन कर सकते हैं, तो लवणों की केवल एक संकीर्ण सीमा को ही सहन कर सकते हैं। कई मीठे पानी की जो जानवर होते हैं ये ऑस्मेटिक समस्याओं के कारण पानी में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, इसी कारण से क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टेनो हेलाइन होता है, एक यूरी हेलाइन। अब तीसरा जो एबायोटिक घटक आता है वो है लाइट यानी कि प्रकाश, ये भी प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और एकमात्र ऊर्जा का नेचुरल सोर्स यही होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के समय पादपों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे कि वो अपना भोजन बना सके। छोटे वन पौधे, जिन्हें हम छोटे छोटे पौधे बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा उसमें ये जो फूल वाले पौधे, गुलाब है, ये इस प्रकार के छोटे छोटे पौधे, जड़ी बूटियां या झाड़ियां जो होती हैं बहुत कम रोशनी में बेहतर ढंग से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित होती है, क्योंकि वे ऊंचे व छतदार पेड़ जैसे घिरे रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कई पेड़ यहाँ पर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ये पेड़ हो गया, इसके नीचे यहाँ पर झाड़ियां पाई जाती है, छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। अब ये इसकी छाया में रहते हैं तो कम प्रकाश में भी यह क्या करते हैं, अच्छे से अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके जो छायादार जो भाग है वहां के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। कई पौधे पुष्पन, फोटोपीरियोडिज्म, पुष्पन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। तो कई पादप होते हैं जिनको पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आपने नाम सुना होगा डी नेचर, DNP हो गया, इसके अलावा एस शॉर्ट डे प्लांट हो गया, लॉन्ग डे प्लांट हो गया। ये इस प्रकार के प्लांट हैं जिनका जो प्रकाश के आधार पर इनको डिवाइड किया गया। शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है पुष्पन के लिए, लॉन्ग डे प्लांट जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। डी नेचर किसी भी प्रकार का प्रकाश मिल जाए वो अनुकूलित हो जाता है, पुष्पित हो जाते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। कई जीव होते हैं वो अपना चारा खोज या प्रजनन प्रवासी गतिविधियों के समय के लिए प्रकाश की तीव्रता और फोटोपीरियड में दैनिक और मौसमी बदलाव का उपयोग करते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कई रात्रिचर होते हैं, वो अंधेरे में कम टेम्परेचर या अंधेरे में क्या करते हैं, भोजन ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, इस प्रकार के और भी जीव मिल जाएंगे, जाओ चूहा हो गया। और कई ऐसे होते हैं जो प्रजनन के लिए भी होते हैं, उनमें मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं प्रजनन में। देखिए हमारे अंदर जो प्रजनन होता है हम तो क्या करते हैं, कोई सा भी समय हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुत्तों का एक समय आता है। इसके अलावा हम बात करें जो इसके अलावा और भी ऐसे जीव होते हैं, उनका एक समय होता है कि उसी समय में वो प्रजनन कर सकते हैं। प्रवासी गतिविधियां, जैसे कि जो सारस वाला एग्जाम्पल बताया था, जब भी यहाँ पे सर्दियां होती है या वहां पे ज्यादा ठंड होती है तो वो वहां पे मतलब यहाँ पे सर्दियां होती है केवलाद उनके अंदर, तो वो वहां से चल करके यहाँ पर अनुकूल टेम्परेचर के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, प्रवासी गतिविधियों को भी प्रभावित करता है प्रकाश। सूर्य भूमि पर प्रकाश तथा तापमान का अंतिम स्रोत है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। गहरे लगभग 500 मीटर से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। महासागरों में वातावरण अंधकारमय होता है और सूर्य से मतलब 500 मीटर गहरे महासागर के अंदर हम बात करें तो वहां पर अंधकारमय होता है, सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच पाता है, ना ही उसकी ऊर्जा पहुंच पाती। सौर विकिरण की वर्णक्रमीय यानी स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम की गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रम के कलर होते हैं। जैसे विबग्योर आपने नाम सुना होगा, जो इसके अलग अलग कलर हैं यहाँ पर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम इसे हम कह देते हैं। लघु तरंग विकिरण जैसे कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, अक्स किरणें, यूवी किरणें, विजिबल लाइट है जिसमें कि पार कह देते हैं इसको, ठीक है।
फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, विपिक्योर शॉर्ट में प्रेजेंट किया जाता है इसके, और इसके नाम मैंने आपको बता दिए, अलग अलग रंग होते हैं, जिसको दृश्य प्रकाशन कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लंबी तरंग विकिरण कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है, रेडियो तरंगे होती है। यूवी स्पेक्ट्रम कई जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, ये जो यूवी रेज होती है ना, ये कई ऐसे जीव होते हैं जिनके लिए हानिकारक होती है। अगर ये हमारा वायुमंडल नहीं होता, सीधी की सीधी पृथ्वी पे आती, तो इससे बहुत सारे डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती। दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक समुद्री पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होते। समुद्री पौधे क्या होते हैं, जैसे ये है, और ये यहाँ पर क्या होते हैं, ऊपर वाले जीव को तो मिल जाते हैं, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो उनको इनका प्रकाश है वो सभी रंगों का प्रकाश नहीं मिल पाता है। जैसे लाल, हरे, भूरे सवालों में लाल सवाल सबसे गहरे पानी में पाए जाने की संभावना होती है। लाल सवाल सबसे गहरे पानी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सोयल की, यानी कि मृदा की, मिट्टी की। मिट्टी की प्रकृति, गुण, जलवायु, अक्षय प्रक्रिया, अवसादन, मिट्टी की विकास की विधि आदि के कारण भिन्न होती है। देखिए मिट्टी का संगठन किस प्रकार का होता है, जलवायु वहां की किस प्रकार की है, उनका अक्षय प्रक्रिया कैसी है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, ये अलग अलग प्रकार की जो कंडीशंस होती है उनके कारण क्या होती है, वहां की मिट्टी भी हमें अलग देखने को मिलती है। मिट्टी की संरचना, कणों का आकार, एकत्रीकरण, मिट्टी की स्थिति और जल धारण की क्षमता, ये सभी निर्धारित करते हैं कि वो मिट्टी किस प्रकार की होती है या हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल होती है। पीएच, खनिज संरचना, स्थल आकृति जैसी ये विशेषताएं और पैरामीटर किसी क्षेत्र में वनस्पति और जानवरों का निर्धारण करते हैं। जलीय पर्यावरण में तलछट विशेषताएं बेंथिक जानवरों के प्रकार को निर्धारित करते हैं। समुद्र के अंदर क्या होता है, जब समुद्र की हम बात करें तो इस प्रकार से होता है, इसमें पानी भरा रहता है और नीचे यहाँ पर जीव जो पाए जाते हैं उनको बेंथिक कहते हैं। तो ये जलीय पर्यावरण में तलछट विशेषता बेंथिक जानवरों के प्रकार का निर्धारण करती है। अजैविक कारक, जैविक कारक होगा, अजैविक कारक हैं, और उन्हीं अजैविक कारक की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, उनका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। पहला पॉइंट रेगुलेशन में आता है कि अलग अलग बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद जीव एक निरंतर आंतरिक वातावरण, होम्योस्टेटिस बोल देते हैं, बनाए रखते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया और ये यहाँ का टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर के प्रति अपना जो बाहर का टेम्परेचर बदलता रहता है, उस बदलते टेम्परेचर के प्रति वो व्यक्ति अपना अनुकूलन किस प्रकार से बनाता है, अपना आंतरिक वातावरण किस प्रकार से बनाए रखता है, तो वो होम्योस्टेटिस कहलाता है। और ये निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा संभव होता है। ये शारीरिक व्यावहारिक तरीकों से होम्योस्टेटिस का रखरखाव करता है। शारीरिक फिजियोलॉजिकल और व्यावहारिक बिहेवियरल तरीकों से क्या करता है, होम्योस्टेटिस बनाए रखता है। ये निरंतर शरीर का तापमान, थर्मोरेगुलेशन, निरंतर शरीर का तापमान, निरंतर ऑस्मेटिक एकाग्रता, जो लवणता होती है, अंदर का लवण ज्यादा हो गया तो बाहर क्या करेगा, पानी का बाहर से पानी अंदर ले लेगा, अगर बाहर का लवण ज्यादा अंदर पानी ज्यादा तो ये बाहर त्याग देगा। तो ये ओस्मो रेगुलेशन होता है, आदि सुनिश्चित करता है। शरीर का तापमान, निरंतर ऑस्मोटिक एकाग्रता आदि सुनिश्चित करता है। ये होम्योस्टेटिस, और ये आईबीएमडी 2010 में पूछा गया है। जैसे कि सभी पक्षी ऐसा करते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं ये करते हैं, बहुत कम निचले जो आदिम कशेरुक वो भी ये करते हैं, और अकशेरुकी जीव भी इस प्रकार की कंडीशन है वो देखने। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर छुप रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरी शायद फोटो आ गई है, तो ये नोट्स में उपलब्ध हो जाएगा, वैसे पढ़ के बता देता हूँ। स्तनधारियों में थर्मोरेगुलेशन, स्तनधारियों में टेम्परेचर का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। स्तनधारियों की सफलता मुख्य रूप से शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं। देखिए हमारे शरीर का तापमान निश्चित है, और कितना है निश्चित ये सभी जानते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और पक्षियों का पूछे तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी याद रख लेना। तो पक्षियों का भी एक निश्चित है और हमारा भी एक निश्चित है। तो इस निश्चित टेम्परेचर को हम सर्दियों में भी बनाए रखते हैं, गर्मियों में भी बनाए रखते हैं। कैसे, वो यहाँ पे बताया गया। तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने की उनकी क्षमता के कारण सबसे ज्यादा सफल स्तनधारी है। गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर शरीर के तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अंदर का, उससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर क्या होता है 49 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो पसीना बहुत आता है, हमें पसीना बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वाष्पीकरण, शीतलन होता है।
पसीना बाहर निकलने के कारण क्या हो जाएगा, अंदर हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर, पसीना निकलने से अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और शरीर का तापमान सामान्य या वो बना रहता है। सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में तो पसीना निकलने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला गया, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो क्या होगा, हमें कंपी छूट जाती है, और कंपी छूटने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर मेंटेन। दूसरा है कन्फर्म, ये भी एक क्या प्रोसेस है। 99% जीव हैं और लगभग सभी पौधे एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए नहीं रख सकते, मतलब 99% ऐसे जीव होते हैं और लगभग सभी पौधे हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। उनके शरीर का तापमान या ओस्मोटिक एकाग्रता ये आसपास की स्थितियों के कारण क्या हो जाती है, बदलती रहती है। हमारे शरीर जैसी कंडीशन उनमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, बदलता रहता है, और उन्हें अनुरूपक या कन्फॉर्मर कह देते हैं। जलीय जंतुओं में क्या होता है, जलीय जंतुओं में शरीर के तरल पदार्थों की ऑस्मेटिक सांद्रता प्रवेशी ऑस्मेटिक सांद्रता के साथ बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये कोई जीव है और ये इस समुद्र में रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लवणता, अंदर की लवणता क्या हो गई, ज्यादा हो गई और बाहर लवण कम हो गई, ठीक है, बाहर लवण कम हो गई, तो अंदर क्या करेगा, यहाँ से जो वाटर हो ना, जल, वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब अंदर की लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अंदर की कम हो जाएगी, बाहर की ज्यादा हो जाएगी, तो अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है, इनमें जारी रहती है। थर्मो रेगुलेशन विशेष रूप से छोटे जानवर जैसे कि छुछुंदर है, गुंजन पक्षी आदि के लिए ऊर्जावान रूप से महंगा होता है। थर्मो मतलब टेम्परेचर का कंट्रोल करना। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छुछुंदर है, गुंजन पक्षी, इनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। उनके आयतन के सापेक्ष उनका सतह क्षेत्र बड़ा होता है। आयतन, आयतन मतलब अंदर, उसके अंदर मटेरियल कम होता है, लेकिन उसका बाहरी क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सतह जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की गर्मी बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। अंदर बाहर ठंड होने से अंदर की गर्मी तुरंत खत्म हो जाती है और उनके शरीर को गर्मी पैदा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत छोटे जानवर हैं, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, दुर्लभ। माइग्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। माइग्रेट, प्रवास कह देते हैं इसे हिंदी में, प्रवास। पक्षियों जैसे कई जानवर अस्थायी रूप से तनावपूर्ण निवास स्थान से अधिक मेहमानवाद क्षेत्र में चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए क्षेत्र है और यहाँ पर बी क्षेत्र है। यहाँ पर कोई जीव रह रहा है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो गया, यहाँ पर मौसम परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने से मान लीजिए यहाँ पर मीडियम या सर्दी का मौसम है और वो जो यहाँ पर जीव रह रहा है, कोई भी जीव है, वो इस सर्दी को पसंद करता है। तो यहाँ पर फिर क्या आ गई, गर्मी आ गई। गर्मी आती है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्दी है तो ये सर्दी वाले स्थान में जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसे ही हम प्रवास कहते हैं। मतलब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में, अनुकूल वातावरण हो उसमें चला जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और तनावपूर्ण अवधि समाप्त होने पर वापस लौट आता है। अगर यहाँ पर सर्दी आ गई वापस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी आ गई तो ये वापस आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। जैसे सर्दियों के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, वहां पर साइबेरिया से सारस ना, वो चल करके आते हैं सर्दियों के समय में, और अन्य बेहद ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करते हैं। और भी अन्य पक्षी है, देखिए ये सारस का, और भी अन्य पक्षी होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों को पसंद करते हैं, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आते हैं। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब ये होता है कि कोई भी वातावरण है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे इस वातावरण में गर्मी आ गई और गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते, तो गर्मी को सहन करने के लिए हम ऐसा तरीका अपनाते हैं कि हम मरते भी नहीं है और कुछ महीने 2 महीने की जो गर्मी रहती है ना, उस महीने 2 महीने में हम छिप जाते हैं कहीं पे। जैसे आप देखते हैं मेंढक जो होते हैं वो जमीन में धंस जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, और जैसे ही वो उनके अनुकूल टेम्परेचर आता है, उनके अनुकूल मौसम आता है, वो वापस निकल आते हैं। तो ये सस्पेंड कहलाता है, उस वातावरण को नेग्लेक्ट कर देना, उसको सहन ही नहीं करना। बैक्टीरिया, कवक और निचले पौधों में मोटी भित्ति वाले बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, और जो आदिम प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि
ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इसके अलावा जो सवाल हैं, इनमें जो बीजाणु स्पोर्स पाए जाते हैं उनके चारों ओर एक मजबूत क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जिस कारण से ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है ये अंकुरित हो जाते हैं। कुछ पौधों में बीज और कुछ वनस्पति प्रजनन संरचना उनकी उपापचय गतिविधियों को कम करके तनाव की अवधि से निपटने में मदद करती है और वे अनुकूल नमी और तापमान में अंकुरित होते हैं। जो उच्चतर पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके लिए प्रतिकूल जो टाइम होता है ना उस समय वो बीज का निर्माण कर देते हैं और वो जो बीज होते हैं ना वो स्टोर कर लेते हैं हम। जैसे ही उन बीजों के लिए अंकुरित स्थिति अनुकूल स्थिति आती है तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद में जानवरों की हम बात करें तो जानवरों में देखिए सर्दियों के दौरान भालू जो होते हैं ना शीत निंद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों के दौरान कुछ घोंगे और मछलियां होती हैं, ये सौंदर्यीकरण क्या होता है, एक मिनट रुकना। कहने का मतलब ये नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है ना, सौंदर्यीकरण, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मीनिंग बता दूंगा। ये क्या होते हैं, अपने आप को गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं, किसी जगह पे छुप जाते हैं। झीलों और तालाबों में कई जू प्लैंक्टन्स का डाइपोज मतलब रुक जाना, उसका जीवन वहीं पे रुक जाता है। निलंबित विकास का चरण, उनमें जो विकास की या ग्रोथ की स्टेजेस आती है ना, उस ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें वो स्टेज वहीं पे समाप्त हो जाती है, वहीं पे रुक जाते हैं। जैसे वो मौसम निकल जाता है वो वापस अपना विकास कर लेते हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज के अंदर रुक जाते हैं जो कि आगे उसे उन चीजों से वो प्रभावित नहीं हो, तो ये सस्पेंड हो गया। अब बात करते हैं अडेप्टेशन की, अनुकूलन की। अनुकूलन एक रूपात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक गुण है जो किसी जीव को उसके आवास में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम बनाता है। मतलब एडेप्टेशन या अनुकूलन एक ऐसी परिस्थिति या ऐसी क्रिया है जिसके अंदर जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण में फिजिकली, एनाटॉमिकली, बिहेवियरिकल, इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, रूपात्मक, शारीरिक, व्यवहारिक, इन सभी गुणों के अंदर वो जीवित रहने के लिए उस वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है या अपने आप को सक्षम बना लेता है, प्रजनन के लिए अपने आप को सक्षम बना लेता है, वही अनुकूलन कहलाता है। मतलब सभी चीजों से संबंधित उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। कई अनुकूलन लंबे विकासवादी समय में विकसित हुए और आंशिक रूप से तय हुए हैं। देखिए आगे, उत्तरी अमेरिका रेगिस्तान में कंगारू चूहे का अनुकूलन। उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान, वहां पर कंगारू चूहे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि पानी का कोई बाहरी स्रोत न हो तो आंतरिक वर्षा ऑक्सीकरण उत्पाद के रूप में पानी देता है। अगर कोई बाहरी स्रोत से वर्षा न हो, पानी प्राप्त न हो, तो उन चूहों के अंदर वर्षा पाई जाती है, फैट पाई जाती है, उनका ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। जैसे हमने ऊंट की बात की थी ना रेगिस्तान में, उसी प्रकार की कंडीशन होती है। मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता इनमें पाई जाती है ताकि उत्सर्जन उत्पादों को हटाने के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग किया जा सके। मतलब इनमें जो मूत्र का निष्कासन होता है ना, वो मूत्र सांद्रित होता है जिससे कि पानी की हानि कम हो। मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन, मरुस्थलीय पौधों की हम बात करें, देखिए यहाँ पर पत्तियों की सतह पर मोटी छल्ली की उपस्थिति, मोटी भित्ति, छल्ली नहीं बोलते, इसी क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल, मोटी भित्ति की उपस्थिति, उसमें क्या होती है, पानी की हानि को रोकते हैं ये मरुस्थलीय पौधे। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि को कम करने के लिए उनके रंध्र गहरे गड्ढों में व्यवस्थित होते हैं। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये गहरे गड्ढे वाले जो स्टोमेटा होते हैं इन्हें सनकेन स्टोमेटा कह देते हैं, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये सनकेन स्टोमेटा। एक विशेष प्रकाश संश्लेषक मार्ग, ये CM क्रिस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो मांसलधारी पादप होते हैं ना, जैसे ग्वार पाठा हो गया, इसके अलावा और भी प्लांट होते हैं ग्वार पाठा वगैरह, इन प्लांटों में क्या होता है, CM साइकिल पाया जाता है। इससे क्या होता है, विशेष प्रकाश संश्लेषक मार्ग जो उनके रंध्रों को दिन के समय बंद रहने में सक्षम बनाता है। ये दिन के समय बंद रखने में सक्षम बनाता है। ओपनीशिया जैसे रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती, आपने देखा होगा जो रेगिस्तान क्षेत्र है ना, हम रेगिस्तान में रहते हैं तो राजस्थान में देखा होगा इस प्रकार से होता है, और ये जो लगी रहती है ना इस प्रकार से, तो इसके ऊपर ऐसे कांटे पाए जाते हैं,
ऐसे इनकी जो ग्रीन कलर के होते हैं कांटे पाए जाते हैं। इनमें ये जो बड़ी सारी ग्रीन कलर की ये पत्ती नहीं होती है, ये स्टेम होता है जो ग्रीन कलर का, यही प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो यहाँ पर कांटे होते हैं ना, ये पत्तियों का रूपांतरण, यही पत्तियां। तो इनमें क्या होता है, अपने आप को पत्तियों से पानी का निष्कासन न हो, पानी का बचाव हो सके, तो ये पत्तियां कांटों में बदल जाती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण तनों द्वारा होता है। ये मनुष्य पादपों का अनुकूलन हो गया। अब स्तनधारियों के अनुकूलन की हम बात कर लेते हैं। ठंडी जलवायु के स्तनधारियों के गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए उनके कान और अंग छोटे होते हैं। आपने देखा होगा जो ठंडी जलवायु में रहते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि गर्मी से किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए उनके छोटे छोटे कान पाए जाते हैं। जो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है उनमें छोटे कान और छोटे अंग देखने को मिलेंगे, और इसे एलन का नियम कह देते हैं, ठीक है ना। सील जैसे जलीय स्तनधारी की त्वचा के नीचे वसा ब्लब्बर की एक मोटी परत होती है, जो कि एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है। मतलब उसके शरीर को गर्म बनाए रखती है और शरीर की गर्मी के नुकसान को कम करती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो आप सील इसका एग्जांपल याद रख लेते हैं और एक व्हेल याद रख लेना। इन दोनों की जो भित्ति होती है बाहरी त्वचा, उसके नीचे ब्लब्बर पाया जाता है, और ब्लब्बर क्या होता है, एक वसा का एक संग्रह होता है ये, और जो क्या करती है, इसको एक गर्म रखने, शरीर को गर्म रखने का काम करती है। गर्मी से शरीर को नुकसान नहीं होता। शारीरिक और जैव रासायनिक अनुकूलन, शारीरिक फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एडेप्टेशन। आर्कीबैक्टीरिया गर्म झरनों, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जहां तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। कई मछलियां अंटार्कटिक जल में भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिक जल जहां पर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, उसके जल में भी पाई जाती है, जहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होता है। कई समुद्री अकशेरुकी और मछलियां समुद्र में काफी गहराई पर रहती है। समुद्र की हम बात करें तो उसमें कई अकशेरुकी और मछलियां होती हैं जो समुद्र में बहुत नीचे गहराई पे पाई जाती है, और वहां का दबाव सामान्य वायुमंडलीय दबाव से 100 गुना अधिक होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थान जहां पर 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, वहां पर हमें ऊंचाई वाली संबंधित बीमारी है वो महसूस होती है। जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है इस प्रकार की, जैसे कि लक्षण कौन से, मतली, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थकान होने लग जाती है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है ऊंचाई पे जाते हैं। तो ऐसा कम वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है, वहां पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है। वहां पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे हम स्थिति की अनुकूलन की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे उस परिस्थिति में भी हम अनुकूलित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि कैसे अनुकूलित होते हैं कि शरीर में जो आरबीसी होती है ना, उनकी संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने से क्या हो जाएगी, श्वसन भी बढ़ जाएगी, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बंधुता होती है ना वो बढ़ जाती है, जिससे हमें ऑक्सीजन वो भरपूर मात्रा में मिल जाती है। ये AIPMP 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है, बिहेवियर एडेप्टेशन। छिपकली देख रही हैं कैसी होती है, रेगिस्तान में पाए जाने वाली छिपकली ऐसी तो होती है भूरी भूरी। रेगिस्तानी छिपकलियां धूप में बैठती है, और जब उनके शरीर को तापमान कम होता है, उनके शरीर का तापमान कम होता है तो गर्मी को अवशोषित करती है, लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तो वो छाया में चली जाती है। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा लगता है तब तो वो छाया में चली जाती है अंदर का टेम्परेचर, और अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो धूप में आ जाती है। ये रेगिस्तानी छिपकलियों का उदाहरण है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कुछ प्रजातियां जमीन के ऊपर की गर्मी से बचने और छिपने के लिए मिट्टी में दब जाती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे मेंढक हो गए, इसके अलावा हम बात करें तो इस प्रकार के बहुत सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए मिट्टी में चले जाते हैं, छिप जाते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें देखो ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ याद रख लेना। जनसंख्या एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह, मतलब ये आप देख सकते हैं ये मनुष्य दिखा रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम बात करें तो इसे पॉपुलेशन कह देते हैं, जो किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक जैसे हम बात करें भारत का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का अलग अलग होता है, वैसे तो हमारे उत्तर में चले जाऊं तो अलग प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलता है, दक्षिण में अलग है, बीच में अलग है। तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो रेगिस्तान में जितनी प्रजातियां रहती हैं हमारे राजस्थान के अंदर मनुष्य की, तो उन सभी मनुष्यों को मिलाकर हम एक जनसंख्या बोल सकते हैं। सामान्य संसाधनों के लिए साझा करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं, और संभावित रूप से प्रजनन करते हैं, आपस में प्रजनन करने योग्य हो, जो चीज उनको चाहिए उनके लिए आपस में लड़ते झगड़ते हो, और आपस में संसाधन है वो साझा भी करते हो, शेयर भी करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया।
जैसे आर्द्र भूमि में सभी वेटलैंड परित्यक्त आवास में चूहे, आर्द्र भूमि में सभी वेटलैंड और परित्यक्त आवास में चूहे। वन क्षेत्र में सागौन के पेड़, जो वन क्षेत्र है वहां पर सागौन के पेड़ हम मान सकते हैं एक जनसंख्या है। कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया है, जो कल्चर प्लेट है उसमें। तालाब में कमल के पौधे हैं बहुत सारे, उन सबको मिलाकर के हम जनसंख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जनसंख्या पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण घटक या क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को जनसंख्या से जोड़ता है, आपस में पारिस्थितिकी और जनसंख्या को जोड़ने का। जनसंख्या की विशेषताएं क्या है वो देख लीजिए। देखिए, पहली विशेषता है जन्म दर, नेटेलिटी जिसे हम बोलते हैं, फिर लिंगानुपात, और फिर मृत्यु दर मोर्टेलिटी, फिर एज पिरामिड, आयु पिरामिड, ये सभी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले जन्म दर की बात कर लेते हैं। देखिए, जन्म दर प्रति व्यक्ति जन्म को देखते हैं हम इससे, मतलब प्रति व्यक्ति यहाँ पर जैसे 1000 पुरुष के ऊपर कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है इस साल, वो देखते हैं। तो उदाहरण के लिए एक तालाब में पिछले साल 20 कमल के पौधे थे, पिछले साल 20 कमल के पौधे थे, और प्रजनन के माध्यम से 8 नए पौधे, मतलब 20 पहले थे और 8 अब और उत्पन्न हो गए। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, इनको जोड़ दो, 28 हो गई। ठीक है, तो जन्म दर कैसे निकालेंगी, तो जन्म दर हो जाएगी, जन्म दर इक्वल टू 8/20 आ जाएगी, जो पहले की जनसंख्या वो, और ये आ जाएगी आपकी 0.4 हो गई। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संतान प्रति कमल प्रति वर्ष क्या हो जाएगी, 0.4% उसकी दर जन्म दर। इस प्रकार से जन्म दर निकाल सकते हैं। जैसे मनुष्य की हम 1000 के ऊपर ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे इस साल क्या हुआ, 55 या 50 व्यक्ति जन्मे हैं, नहीं तो 1000 50 हो गई ना। तो अब क्या करते हैं, 50/1000 का भाग लगा देंगे, तो 1 से 1 कट गया ये, और ये कितनी हो जाएगी, इसमें भाग देंगे तो 0.05। ठीक है ना, ये जनसंख्या। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्या करना है ये बता चुका हूं कि एक तो वो जनसंख्या वर्तमान की जो दे रखी है वो, और उसके अलावा कितनी बढ़ोतरी हुई है वो, उनमें उसका भाग अनुपात निकल जाएगा। लिंगानुपात, देखिए एक व्यक्ति या तो पुरुष होता है या महिला होती है, ठीक है ना, या महिला होती है, लेकिन जनसंख्या का एक लिंगानुपात होता है। इसके अंदर भी हम इस चीज को देखते हैं, आपने जीके पढ़ा होगा, जीके में अलग अलग स्टेट का लिंगानुपात पढ़ते हैं कैसे, जैसे 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है, फीमेल कितनी है, तो वो लिंगानुपात हो जाएगा। तो जैसे जनसंख्या का 60% महिलाएं है और 40% पुरुष है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब आता मृत्यु दर, मतलब प्रति वर्ष कितने व्यक्ति मरे हैं, तो वो हो जाएगा मृत्यु दर या मोर्टेलिटी। सीधा सा है, आसान सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है समझने वाली इसके अंदर। उदाहरण के लिए क्या होता है, एक प्रयोगशाला में 40 फलों की आबादी में से 4 व्यक्तियों की एक सप्ताह के दौरान मृत्यु होगी। 40 फल हैं, 40 में से 4 मर गए, तो कितने बच गए, पीछे कितने बच गए, 36 बच गए ना। तो अब क्या करते हैं, मृत्यु दर निकालते हैं, तो टोटल क्या होगी, 4 तो व्यक्ति मर गए, तो 4/, टोटल 40 है, तो 40 का भाग देंगे 4, ये 0.1 आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें भाग देंगे ना तो 0.1 आ जाएगी। तो 0.1 व्यक्ति प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह। अच्छा, फल मक्खी वाली आबादी, ये पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, फल मक्खी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है नोट्स में ऐड कर देंगे, फल मक्खी प्रति सप्ताह। आयु पिरामिड की हम बात करते हैं तो वह संरचना जो तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या के लिए आयु वितरण किसी दिए गए आयु या आयु समूह के प्रति व्यक्ति, कोई आयु दे दी है और उस व्यक्ति से संबंधित उनका कितना प्रतिशत वो दे दिया है, और उनके बीच में हम एक पिरामिड हम तैयार कर सकते हैं। मानव आबादी के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर एक संयुक्त आरेख में पुरुषों और महिलाओं के आयु वितरण को दर्शाते हैं। तो ये अलग अलग दे रखे हैं, देखिए आगे मैंने इसके स्ट्रक्चर भी ऐड किए, देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव अलग अलग है। देखिए एक तो होता है एक्सपेंडिंग, एक स्टेबल और एक डिक्लाइनिंग। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ये जो ऊपर वाली जनसंख्या है ना, ये ऊपर ये दिखाया गया इतना, ये जो ब्राउन कलर में है, ये ऐसी है जो रिप्रोडक्टिव के बाद की अवस्था है, मतलब बुढ़ापे वाली अवस्था बोल सकते हैं।
और ये ग्रीन कलर में ये रिप्रोडक्टिव करने वाली जो युवा अवस्था है, शादीशुदा है, उनकी बात कर रहे हैं। और प्री रिप्रोडक्टिव है ये नीचे वाली अवस्था है जो कि ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। तो पहला एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पिरामिड का आकार जनसंख्या में वृद्धि की स्थिति को दर्शाता है। जनसंख्या में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बढ़ना, या एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ना या विस्तार होना। तो ये त्रिकोणीय आकार की प्राप्त होती है, इस प्रकार से ग्राफ हमें प्राप्त होता है। दूसरा है स्थिर या स्टेशनरी, जिसमें बैल के आकार, बैल मतलब घंटी आपने देखी होगी ऐसे, इस प्रकार से जो घंटी होती है ना, उस घंटी के आकार, ये सही नहीं बनी ना, ये तो घंटी नहीं बनाना, ये घंटी के आकार की, स्टेबल जो होती है घंटी के आकार की संरचना मिलती है इसमें। और डिक्लाइनिंग मतलब घटता हुआ, तो ये कलश के आकार की जो संरचना में देखने, कलश आपने देखा होगा, इस प्रकार से ऊपर से पतला, फिर चौड़ा और फिर पतला हो जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर है इस प्रकार से। तो ये घंटी के बेल या कलश के आकार, क्योंकि डिक्लाइन घटता हुआ था। तो ये है आयु पिरामिड, जो आपको ध्यान में रख लेंगे, इनकी स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। जनसंख्या का आकार या जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या आकार या जनसंख्या का घनत्व n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन में किसी प्रजाति के व्यक्तियों की जो संख्या है उसे ही हम जनसंख्या कह देते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी कि कोई ये क्षेत्र है, यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्र में कितने प्रजाति के व्यक्ति पाए जाते हैं, किसी प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या, इस क्षेत्र में किसी भी प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या जो पाई जाती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ष भरतपुर आर्द्र भूमि में साइबेरियन क्रेनों का जनसंख्या घनत्व है वो 10 से अधिक है, ठीक है, 10 मान लीजिए, 10 से कम है या 10 मान लीजिए। तो एक तालाब में क्लेमाइडोमोनास की संख्या लाखों में है, ये इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, एक जनसंख्या घनत्व है। ये 10, ये लाख जो यहाँ पे लिखी गई, ये क्या है, ये जनसंख्या। जनसंख्या का आकार जिसे जनसंख्या घनत्व भी कहा जाता है। प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत कवर या बायोमास से मापा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में यदि 200 पार्थेनियम के पादप हैं, लेकिन बड़ी छतरी वाले, बड़ी मतलब बड़े फैलने वाले जो पादप होते हैं, एक विशाल बरगद का पेड़ है, तो यह कहना है कि बरगद का जनसंख्या घनत्व गाजर घास की तुलना में क्या है, कम है, क्यों, वो उनकी संख्या ज्यादा है और बरगद का पेड़ एक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजर घास का ज्यादा है। उस समुदाय में बरगद की विशाल भूमिका को कम आंकने जैसा है, मतलब वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसकी संख्या है वो बहुत ही कम है। ऐसे मामलों में बरगद के पेड़ के महत्व को दर्शाने के लिए प्रतिशत आवरण या बायोमास को मापना सार्थक होता है। उसका बायोमास ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है, इस कारण से एक विशाल जनसंख्या के लिए कुल संख्या कठिन माप है। ऐसे मामले में सापेक्ष जनसंख्या घनत्व पूर्ण जनसंख्या घनत्व को जाने बिना, कंप्लीट जनसंख्या को जाने बिना सापेक्ष जनसंख्या घनत्व का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में उसके जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। कहने का मतलब ये है कि अपेक्षित जनसंख्या घनत्व हम नाप लेते हैं, उसी से अनुमान लगाते हैं कि उसकी जनसंख्या क्या होगी। एक जाल है यहाँ पर, मान लीजिए उसमें बहुत सारी मछलियां हमने पकड़ ली, और इन मछलियां कितनी है, इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस तालाब या उस झील के अंदर कितनी मछलियां होंगी। कुछ मामले में जनसंख्या के आकार का अप्रत्यक्ष अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि पग चिन्हों और मलछरों के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की गणना। तो ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होता है उनमें कुछ अप्रत्यक्ष अनुमान भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो उद्यान होते हैं, बाघ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें जो चित्ते या बाघ होते हैं, शेर होते हैं, उनके पैरों से अनुमान लगा सकते हैं, पग चिन्ह है, और उनके मल जो मल त्यागते हैं ना, उस मल त्यागते हैं, उनके आधार पर भी उनका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या का आकार भोजन की उपलब्धता, शिकार का दबाव, मौसम जैसे कारकों के आधार पर बदलता है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि हो गई तो एक जगह जनसंख्या वृद्धि हो रही तो एक जगह कमी भी हो सकती है ना। तो ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, भोजन की अधिक उपलब्धता है, शिकार का दबाव हो सकता है, मौसम जैसे कारण है ये भी हो सकते हैं, इस कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन से जनसंख्या के बारे में कुछ अंदाजा मिलता है, चाहे वो बढ़ रही या घट रही है, लेकिन जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है।
4 बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव लाती है। तो उसमें 2 तो ऐसी हैं जो कि जनसंख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और 2 ऐसी हैं जो जनसंख्या में कमी करेगी। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर नेटिलिटी। नेटिलिटी मतलब जन्म दर, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ बोल देते हैं इसे। एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में जन्मों की संख्या, मतलब वो जो जनसंख्या ना, वहां पर जो नए जन्म हुए ना, उनकी संख्या क्या कहलाती है, नेटिलिटी कहलाती है। अगर नए बच्चे जन्म लेंगे या नए संतान जन्म लेगी तो उसकी जनसंख्या वो नॉर्मली बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, जनसंख्या को बढ़ाता है। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। दूसरा आता मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट। ये एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या, एक निश्चित अवधि हो गई, उसके अंदर जनसंख्या में कितने व्यक्ति मरे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें जनसंख्या में कमी कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। तो ये मोर्टेलिटी हो गई। अब तीसरा आता है इम माइग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप्रवासन बोलते हैं इसे, इम माइग्रेशन। ये क्या होता है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान कहीं और से निवास स्थान में आए हैं। मतलब ये कोई स्थान है, यहाँ पर कोई एक नई प्रजाति है, यहाँ से निकल करके इस स्थान पर आ गई, जिससे यहाँ की जनसंख्या वो बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, इम माइग्रेशन होगा, आप्रवासन होगा, जिससे कि जनसंख्या बढ़ती है। ये भी आपका जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है। एक होता है इम माइग्रेशन, ये तो आई माइग्रेशन, और ये इम माइग्रेशन हो जाएगा, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे उत्प्रवास बोलते हैं। यह जनसंख्या के उन व्यक्तियों की संख्या है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। देखिए इन दोनों चीजों को एक साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये स्थान है, एक ये स्थान है। यहाँ पर कोई ए प्रजाति रहती है, ये ए प्रजाति निकल करके यहाँ आ गई। ठीक है, तो यहाँ आने से क्या हो गया, यहाँ के लिए ये जो प्रजाति थी ये तो इम माइग्रेशन हो गई, ठीक है ना, और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि हो गई। अब यहाँ से ये निकली है ना, तो निकलने से यहाँ की जनसंख्या कम हुई है, तो यहाँ पर निकल करके बाहर गई है, तो यहाँ पर जनसंख्या बाहर निकली है, तो इसको इम माइग्रेशन कह देते हैं, उत्प्रवास कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपके समझ में आने चाहिए। तो 4 घटक होते हैं जो कि जनसंख्या में उतार चढ़ाव लाते हैं, और यहाँ पर चारों घटकों को समझाया गया कैसे। देखिए एक बार, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब क्या हो गया, नेटिलिटी, जन्म है, बच्चों का जन्म हुआ, तो जन्म होने से जनसंख्या में वृद्धि हो गई। मोटिलिटी हुई, मोटिलिटी से क्या होगा, जनसंख्या में कमी हो जाएगी मृत्यु होने से। एक होता है इम माइग्रेशन, मतलब नई यहाँ पर प्रजाति आ गई, इम माइग्रेशन तो आप्रवास हो गया, नई प्रजाति आ गई तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। यहाँ से कोई प्रजाति निकल करके दूसरे स्थान पे चल गई, इम माइग्रेशन, तो ई माइग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या में कमी कर देगा, इसे प्रवास कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना। नेटिलिटी जनसंख्या में वृद्धि करती है, मोटिलिटी जनसंख्या में कमी करती है। आई माइग्रेशन बोल देते हैं इसको, दोनों एक जैसे है ना। आई माइग्रेशन ये क्या करता है, जनसंख्या में वृद्धि करता है, इम माइग्रेशन जनसंख्या में कमी करता है। ठीक है, जन्म जातता आप्रवासन से जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, नेटिलिटी और इम माइग्रेशन से। मृत्यु दर और उत्प्रवास से जनसंख्या घनत्व कम होता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दे रखे जो आपको ध्यान में रख लेने हैं। यदि समय t पर जनसंख्या घनत्व n है, तो समय t प्लस, ये फर्स्ट है, t प्लस आई, t प्लस 1 पर इसका घनत्व क्या, तो t प्लस 1 पे घनत्व हो जाएगा nt प्लस 1 इक्वल टू nt प्लस b प्लस आई माइनस d प्लस e। b मतलब बर्थ, i मतलब इम माइग्रेशन, और d क्या हो जाएगा, डेथ, और e हो जाएगा इम माइग्रेशन। तो इससे हम ये क्या करते हैं, याद कर सकते हैं जो जनसंख्या घनत्व होता है। यदि b प्लस आई d प्लस आई से अधिक है तो जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। देखिए b प्लस बर्थ रेट और इमाइग्रेशन, मतलब ये ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ी है, और ये कम है d प्लस ई, तो जनसंख्या बढ़ी है। अगर ये बढ़ गया और ये कम हो गई तो जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर ये आपका कम हो जाएगा b प्लस आई, तो अन्यथा जनसंख्या घट जाएगी। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए समय तो लगता है, कोई क्लास हम अच्छे से समझते हैं। तो बर्थ रेट और आपकी इमाइग्रेशन बढ़ गई तो जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी मोर्टेलिटी और यहाँ पर इमाइग्रेशन अगर कम हो गई तो भी आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए b प्लस आई है, ये कम हो गई तो आपकी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर b नहीं, यहाँ पर हम b न लिख के यहाँ पर लिखते हैं मोर्टेलिटी और आपकी e लिखते हैं। तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन याद रखें।
सामान्य परिस्थितियों में जन्म और मृत्यु जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अन्य दो कारक केवल विशेष परिस्थितियों में महत्व रखते हैं। मेन कारक यही होते हैं। ये तो अन्य जो दो कारक है ना, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ये कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। जैसे एक नई उपनिवेश निवास स्थान के लिए जनसंख्या वृद्धि के लिए जन्म दर की तुलना में आप्रवासन अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई नई जाति अगर वहां से आती तो उसके लिए जन्म दर से ज्यादा जो इमाइग्रेशन होता है वो महत्वपूर्ण। ग्रोथ मॉडल, वृद्धि मॉडल, जिसके अंदर पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या घातीय वृद्धि जिसे हम कहते हैं। तो निर्बाध जनसंख्या वृद्धि के लिए संसाधन, भोजन और स्थान आवश्यक होते हैं। यदि संसाधन असीमित हैं तो प्रत्येक प्रजाति संख्या में बढ़ने की अपनी पूरी जन्मजात क्षमता दिखाती है। अगर साधन असीमित हैं तो उसकी जनसंख्या आराम से बढ़ जाएगी। जब जनसंख्या एक घातीय या ज्यामितीय फैशन में बढ़ती है, ठीक है, असीमित संसाधन होते हैं तब। यदि जनसंख्या का आकार n है, जन्म दर प्रति व्यक्ति, जन्म की हम बात करें तो जन्म दर है वो b के रूप में दर्शाया गया है। तो मृत्यु दर प्रति व्यक्ति, मृत्यु की हम बात करें तो d के रूप में दर्शाया जाता है। तो एक इकाई समय की अवधि यानी कि t, dn/dt के दौरान n में वृद्धि या कमी होगी। n क्या है? n एक जनसंख्या का आकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए dn/dt, तो b माइनस डी इंटू n। मान लीजिए b माइनस डी इक्वल टू आर है तो dn/dt इक्वल टू आर एन, ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपको याद है। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर किसी भी जैविक तथा अजैविक कारक, जैविक या अजैविक कारक के प्रभाव का आंकलन करने के लिए R, जो कि प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर इसे हम कह देते हैं, एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। नॉर्वे चूहे के लिए R का मान 0.015, आटा बीटल के लिए R का मान है वो 0.12 होता है, और भारत में मानव आबादी के लिए R का मान 1981 के अनुसार 0.0205 होता है। तो ये जो आपको थोड़े ध्यान में रख लेना, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि सीधे एक्यूरेट दे रखे हैं। घातीय वृद्धि समीकरण का अभिन्न रूप ये हो जाएगा NT इक्वल टू, ये यहाँ पर ये हो जाएगा NO और ये ERT, ये इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। 2011 में पूछा गया, जहां क्या है NT तो समय है, समय T के बाद जनसंख्या घनत्व है। NT समय T के बाद जनसंख्या घनत्व है। NO जो है शून्य समय पर जनसंख्या घनत्व है, ये शून्य समय पर जनसंख्या घनत्व है। R प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर हो जाएगी, और E प्राकृतिक लघु गुणक का आधार हो जाएगा, जिसका मान यहाँ पर दे रखा है 2.71828। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें A और B, देखिए एक वक्र A दे रखा है जिसमें जब संसाधन विकास को सीमित नहीं कर रहे हैं, संसाधन विकास सीमित नहीं है तब तो ये कंडीशन बनेगी, और जब संसाधन विकास सीमित है तब आपकी ये कंडीशन, ठीक, जो कि बी है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, प्रकृति में ऐसी कोई आबादी नहीं है जिसके पास घातीय वृद्धि के लिए असीमित संसाधन हो, कोई ऐसी घातीय वृद्धि नहीं है। इससे सीमित संसाधनों के लिए व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। सीमित संसाधन है, उनके प्रति आपस में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होती है। यहाँ पर मान लीजिए घर में एक पार्ले-जी का बिस्कुट आया और दो लोग हैं, एक इधर दो छोटे बच्चे हैं, दोनों आपस में लड़ेंगे कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, किसी प्रकार की कंडीशन इनमें होती है। अंततः सबसे योग्यतम जो व्यक्ति होता है वो जीवित रहता है और वही प्रजनन करता है आगे। तो इनमें जो मजबूत होगा ना वो लड़ झगड़ करके बिस्कुट ले लेगा। प्रकृति में दिए गए आवास में अधिकतम संभव संख्या का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, जिसके आगे कोई वृद्धि संभव नहीं है। इससे वहन क्षमता या के कहते हैं, मतलब पर्याप्त संसाधन उपस्थित हो और उसके आगे कोई वृद्धि नहीं है, उसके आगे कोई ऐसा संसाधन नहीं है, तो वो वृद्धि की एक वहन क्षमता कहलाती है, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। सीमित संसाधनों वाले जनसंख्या प्रारंभ में एक अंतराल चरण, तवरण, मंदी के चरण, अंत में एक अंत स्पर्श चरण दिखाती है। ये अलग अलग है। सीमित संसाधन वाली जनसंख्या में प्रारंभ में क्या होता है, तेजी से, और फिर और तेजी से, और फिर एकदम से स्लो हो जाता है, और फिर अंत में रुक जाता है, ऐसा मान लीजिए। तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को वर्ण असल्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है लास्ट वाला, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये फॉर्मूला याद रख लेना, dn/dt rn k माइनस n/k, जहां n है समय t पर जनसंख्या घनत्व है, r प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर है, k वहन क्षमता। 2016 में पूछा गया ये, क्योंकि अधिकांश पशु आबादी के लिए विकास के संसाधन सीमित होते हैं,
इसलिए लॉजिस्टिक विकास मॉडल ही अधिक यथार्थवादी होता है, यही सर्वमान्य मॉडल होता है, ये याद रखें। जीव इतिहास भिन्नता, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आबादी अपनी थोड़ी सी क्या था, यहाँ पे से पानी की इच्छा हो गई ना, बड़ा सूख गया, थोड़ा सा पानी पी लेता, शरीर भी देखना। देखते हैं कितना यार, बहुत थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, फटाफट से बता देता हूँ। आबादी अपनी प्रजनन फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस, जिसमें आर का मूल्य उच्च हो, को अधिकतम करने के लिए विकसित होती है। चयन दबाव के लिए एक विशेष सेट के तहत जीवन सबसे कुशल प्रजनन रणनीति की ओर विकसित होते हैं। कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, जिससे कि पैसिफिक जो साल्मोन मछली होती है वो बांस है, बांस एक बार ही पुष्प निकालते हैं, जबकि अन्य कई बार प्रजनन करते हैं, जैसे कि पक्षी है कई बार कर सकते हैं, स्तनधारी कर सकते हैं। कुछ बड़ी संख्या में छोटे आकार की संतानें जैसे कि ओयस्टर है, पेलेजिक मछलियां है, ये क्या करती है, बड़ी छोटे आकार की संतानें उत्पन्न करती है, बहुत अधिक संख्या में अंडे वगैरह उत्पन्न करके, जबकि अन्य कम संख्या में बड़े आकार की संतानें उत्पन्न करती है, जैसे कि पक्षी है, स्तनधारी है, बहुत ही कम संख्या में, ये एक दो होती है, ये लाखों करोड़ों में होती है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि जीवों के जीवन इतिहास संबंधी लक्षण निवास स्थान के सीमित अजैविक और जैविक घटकों के कारण विकसित हुए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन सहभागिता या अंतःक्रिया जिसे हम कह देते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ये मुख्य रूप से देखिए म्यूटालिज्म एक कंपटीशन, एक प्रेडेशन, एक पैरासिटिज्म, एमेंसेलिज्म और कॉमनसेलिज्म। म्यूटिलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को लाभ होता है, इसमें दोनों को हानि होती है कंपटीशन में। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को तो लाभ होता है, एक को हानि होती है। पैरासिटिज्म में भी एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। और जो एमेंसेलिज्म है इसमें एक को लाभ होता है, एक को ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, ठीक है। और जो कॉमनसेलिज्म है इसमें एक को हानि होती है, एक को लाभ ना हानि होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सभी के बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं। जैविक समुदाय बनाने के लिए जीव विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। दो प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया को अंतर विशिष्ट अंतःक्रिया, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इनमें परभक्षण, परजीविता, सहभोजिता ये सभी शामिल होते हैं। परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियां एक साथ निकटता से रहती है, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल से देखना। सबसे पहले प्रीडेशन की हम बात कर लेते हैं। शिकार, आप सभी देखते हैं शिकार का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खा लेना, किसी चीज का शिकार कर लेना। जैसे मांसाहारी जितने भी जीव हैं ये इसी प्रकार की करते हैं। व्यापक पारिस्थितिक संदर्भ में सभी मांसाहारी, शाकाहारी आदि शिकारी होती हैं। मांसाहारी क्या करते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, और शाकाहारी होते हैं पेड़ पौधों को खाते हैं। लगभग 25% कीट जो होते हैं ये फाइटोफेगस होते हैं, ठीक है। यदि कोई शिकारी अपने शिकार का अत्यधिक खा ले उसको, तो वो शिकार क्या हो जाएगा, विलुप्त हो सकता है। क्योंकि एक साथ में अत्यधिक खा लिया तो दोबारा से उसको भोजन नहीं मिलेगा, और जिसका उसको सेवन कर रहा है, जिसे हम शिकार कह देते हैं, तो वो शिकार भी मर जाएगा। मान लीजिए कोई शेर है और वहां पर हिरण 20 हिरण है, तो वो उसको एक दिन में खा लेता, मान लीजिए 20 हिरण, तो अगले दिन क्या खाएगा, तो इसको भी नुकसान है, और ये हिरण क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ऐसी कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर, अत्यधिक दोहन करने से वो विलुप्त हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिकारी भी विलुप्त हो जाएगा, इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति में शिकारी विवेकपूर्ण होता है। ये एक विवेकपूर्ण कह सकते हैं कि अपनी विवेक के अनुसार क्या करता है, चीजों का इस्तेमाल करता है। शिकारियों का महत्व क्या है, शिकारी शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं, ये हम देख चुके हैं ये चीजें। जब कुछ विदेशी प्रजातियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में लाई जाती है तो वे आक्रमणित भूमि में अपनी प्राकृतिक शिकारियों की अनुपस्थिति के कारण तेजी से फैलती है। मतलब नई जगह पे लेके आती है तो वहां पर उनका शिकार करने वाला कोई नहीं होता, तो तुरंत एक साथ वो क्या हो जाती है, अपने आप में संख्या बढ़ा लेती है। उदाहरण के लिए 1920 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए कांटेदार नाशपाती के कैक्टस के पादप थे, वो यहाँ पर लेकर के आए और वो एक साथ सभी जगह फैल गए। आखिरकार देश में कैक्टस खाने वाले जो शिकारी एक कीट होता है वो लेकर के आए। इसके बाद में इनकी जो आक्रामकता है, कैक्टस की आक्रामकता, उसके ऊपर नियंत्रण किया गया।
जैविक नियंत्रण विधियां शिकारी की शिकार की आबादी को नियंत्रित करने की क्षमता पर आधारित होती है। शिकारी प्रतिस्पर्धी शिकार प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को कम करके एक समुदाय में प्रजातियों की विविधता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल को समझना, उससे ये वाला ऊपर वाला भी समझ में आएगा। जैसे कि स्टारफिश पिसास्टर अमेरिकी प्रशांत तट के चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदायों में एक शिकारी है। एक प्रयोग में जब सभी तारा मछलियों को एक संलग्न अंतर्ज्वारीय क्षेत्र से हटा दिया गया, मतलब जिस स्थान पे रहती थी वहां से इनको हटा दिया, तो अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के कारण अकशेरुकी जीवों की 10 से अधिक प्रजातियां 1 वर्ष के भीतर विलुप्त हो गई। मतलब जिस स्थान पे वो रहती थी ना, उस स्थान पर वहां स्थान से उन स्टारफिश को हटा देने के बाद उस स्थान पर 10 से अधिक प्रजातियां वो 1 वर्ष के भीतर विलुप्त हो गई। मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती। कुछ कीटों और मेंढकों का छलाव रंग, गुप्त रंग, कुछ कीट और जो तितलियां वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा, आपने गिरगिट भी देखा होगा, उसी प्रकार से अपना रंग बदल देती है। जिस स्थान पे बैठती हैं वैसा ही रंग कर लेती हैं, वैसा ही उनका रंग होता है। ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में बोला लट बोलना, ठीक है ना। तो ये भी अपना रंग है वो परिवर्तित करती रहती है, इस कारण ये बचे रहते हैं। कुछ जहरीले होते हैं, इसलिए शिकारी उनसे बचते हैं। जैसे मोनार्क तितली होती है ना, ये अपने शिकारी पक्षी के लिए अत्यधिक अरुचिकर होती है, क्योंकि ये जहर उत्पन्न करती है और वो जैसे ही उसके शरीर में जाती है तो कुछ अलग ही प्रकार का स्वाद होता है उसका, इस कारण ये इसको छोड़ देती है। यह उसके शरीर में एक विशेष रसायन के कारण होता है, कुछ रसायन छोड़ देती है जो उसके कैटरपिलर चरण के दौरान एक जहरीली खरपतवार को खाकर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। कांटे, बबूल, कैक्टस, इनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ये क्या करते हैं? पौधों में बचाव के सबसे आम रूपात्मक साधन। कई पौधे ऐसे रसायनों का उत्पादन करते हैं जो शाकाहारियों को बीमार बनाते हैं, भोजन या पाचन में बाधा डालते हैं, इसके प्रजनन को बाधित करते हैं या इसे मार देते हैं। ऐसे भी हमें रसायन उत्पन्न करने वाले पादपों को देखते हैं, जैसे कि केलोट्रोपिस या आक्टा, आपने देखा होगा आक केलोट्रोपिस। अत्यधिक जहरीला कार्डियक ग्लाइकोसाइड पैदा करता है, ये नाम याद रखिए ना, पूछ लिया जाता है। इसलिए मवेशी या बकरियां जो होती है ना, इसे नहीं खाते हैं। निकोटीन, कैफीन, कुनेन, स्ट्राइकिन, अफीम आदि चरने वाले जो पादप हैं, उन जो चरने वाले पादप हैं उनसे बचाने के लिए क्या होते हैं? साधन होते हैं उन पादपों का। अब आगे देखिए, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब दो जीवों का आपस में लड़ना किसी वस्तु के लिए। एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जहां एक प्रजाति की फिटनेस आर का मान दूसरी प्रजाति की उपस्थिति में काफी कम होती है। जैविक विकास में अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा एक प्रबल शक्ति होती है। प्रतिस्पर्धा तब होती है जब निकट संबंधी प्रजातियां समान सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। मान लीजिए यहाँ पर गेहूं के दाने पड़े हैं, इधर से ये मुर्गा आ गया, इधर से ये आ गया। अब ये दाने हैं, दोनों को समान रूप से चाहिए, कि दोनों दाने खाते हैं, तो इनको खाने के लिए आपस में इनको लड़ना पड़ेगा। जो जीवित मजबूत होगा वो इन दानों को प्राप्त कर लेगा, वही जीवित रह पाएगा। असंबद्ध प्रजातियां भी संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ उथली दक्षिणी अमेरिकी झीलों में राजहंस और मछलियां जू प्लैंक्टन्स के लिए क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती है। एक तो हंस और जो मछलियां होती हैं आपस में, जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं जंतु पलवक, उनको खाने के लिए आपस में लड़ते हैं। प्रतिस्पर्धा प्रचुर संसाधनों में भी हो सकती है, जैसे हस्तक्षेप प्रतियोगिता में संसाधन प्रचुर मात्रा में होने पर भी अन्य प्रजातियों के हस्तक्षेप और निरोधात्मक उपस्थिति के कारण एक प्रजाति की भोजन दक्षता कम हो जाती है। मतलब अत्यधिक प्रचुर संसाधन है, फिर भी ये प्रतियोगिता है वो देखने को मिल सकती है, प्रतिस्पर्धा। एविडेंस फॉर कंपटीशन, प्रतियोगिता के साक्ष्य। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। गैलोपेगोस द्वीप समूह पर एम्बिंगडन कछुआ बकरियों की अधिक ब्राउजिंग क्षमता के कारण द्वीप पर बकरियों को लाने के 1 दशक के भीतर विलुप्त हो गई। यानी कि ये जो द्वीप है यहाँ पर ये इस नाम का कछुआ पाया जाता था, बकरियां अधिक आने के कारण क्या होगा? ये कछुआ विलुप्त हो। प्रतिस्पर्धी रिहाई, कंपटीशन रिलीज। एक प्रजाति जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र यानी प्रतिस्पर्धी रूप से बेहतर प्रजाति की उपस्थिति के कारण तक सीमित है। यानी कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है कोई प्रजाति है। जब प्रतिस्पर्धी प्रजातियों को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिया जाता है, वहां से हटा दिया प्रतिस्पर्धी प्रजाति को, तो इसकी वितरण सीमा का विस्तार ये और बढ़ा लेती है अपने क्षेत्र को। कोनेल के क्षेत्र प्रयोगों से पता चलता है कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर बड़ी और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर बार्नाकल बालानस इंटरटाइडल क्षेत्र में हावी है, और छोटे बार्नाकल चैथम मलस को उस क्षेत्र से बाहर कर देते हैं।
देखिए ये एक एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड के चट्टानी या समुद्री तटों पर, वहां पर क्या होती है, एक बारनाकल बालानस इंटरटाइडल जो क्षेत्र है, बारनाकल बालानस, ये उस इंटरटाइडल क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है, और छोटे बारनाकल्स जो होते हैं ये चेतमलस नामक क्षेत्र है, वहां से इनको हटा दिया गया या वहां पे कम पाए जाते। घोष प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत, घोष प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो निकट संबंधी प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, अनिश्चित काल तक, और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हीन प्रजाति को अंततः समाप्त कर दिया जाता है। जो मजबूत होती है वो जीवित रह पाती है और जो हीन होती है वो मर जाती है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बता है, ये सीमित संसाधनों में सत्य होता है लेकिन अन्यथा नहीं, अगर संसाधन सीमित है तो ही होता, नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाली प्रजातियां ऐसे तंत्र विकसित कर सकती है जो बहिष्करण के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए संसाधन विभाजन, मतलब कुछ प्रजातियां ऐसे अपने आप को विकसित कर लेती है कि वो जो संसाधन सीमित ना उसका बंटवारा कर देती है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। संसाधन विभाजन होता क्या, देखिए यदि दो प्रजातियां एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है तो वे भोजन के लिए अलग अलग समय या अलग अलग चारा पैटर्न चुन करके प्रतिस्पर्धा से बच जाते। जैसे कि मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रहने वाले बारबलर्स की 5 निकट संबंधी प्रजातियां अपनी चारागाह गतिविधियों में व्यवहारात्मक अंतर के कारण प्रतिस्पर्धा से बचने और सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थी। कहने का मतलब है कि अपने आप क्या करती हैं, वो परिवर्तन कर लेती, वो प्रतिस्पर्धा से बचने के। पैरासिटिज्म, परजीविता, इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है एक को हानि होती है। कई परजीवी मेजबान विशिष्ट होते हैं, वे केवल एक ही मेजबान प्रजाति को परजीवी बना सकते हैं, वे सह विकसित होते हैं, यानी यदि मेजबान परजीवी के खिलाफ विशेष तंत्र विकसित करता है तो परजीवी को उनका मुकाबला करने के लिए तंत्र विकसित करना होगा ताकि वो सफल हो सके एक ही मेजबान प्रजाति पर। देखिए ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या कोई भी जो होस्ट है उसके ऊपर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं और दूसरे को उसको हानि भी पहुंचाते हैं। परजीवी को लाभ होता है और वो जो होस्ट होता है उसको हानि होती है। परजीवियों का अनुकूलन, इंद्रियों की हानि, मेजबान से चिपके रहने के लिए चिपकने वाले अंगों या चूसने वालों की उपस्थिति, पाचन तंत्र की हानि, उच्च प्रजनन क्षमता, ये देखने को मिलते हैं लक्षण। ये जू वगैरह हो गई है, इस प्रकार के मच्छर भी परजीवी के ही एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, परजीवियों का जीवन चक्र अक्सर जटिल होता है। मानव लीवर फ्लूक की हम बात करें तो मानव लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यवर्ती मेजबानों पर निर्भर करता है, जैसे कि एक होता है घोंघा और दूसरा मछली होती है। मलेरिया परजीवी को अन्य मेजबानों में फैलने के लिए मच्छर की आवश्यकता होती है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखें। परजीवी मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं और वे मेजबान के अस्तित्व, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, प्रजनन, इन सभी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वे मेजबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेजबान शारीरिक रूप से कमजोर और शिकार की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बार बार इनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है, इनसे भोजन ही प्राप्त करते हैं। तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी जिसे एक्टोपैरासाइट कह देते हैं, एक अंतर परजीवी जिसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जूं होती है मनुष्य के बालों के अंदर, और एक कस्कुटा आपने सुना होगा अमरवेल जिसे कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो परजीवी जो मेजबान की बाहरी सतह पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मनुष्य में जूं, कुत्तों पर किलने, तो भुग बोलते हैं ना मारवाड़ी में। कई समुद्री मछलियों पर एक्टोपैरासिटिक पोपोड, हेज पौधों पर कस्कुटा पौधा जो अमरवेल होती है वो, तो कस्कुटा में कोई क्लोरोफिल या पत्तियां नहीं होती है जो अपने पोषण या मेजबान पौधे से प्राप्त कर सकता है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में यहाँ से पूछा। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जा सकता, मादा मच्छर को, क्योंकि उससे केवल प्रजनन के लिए हमारे रक्त की आवश्यकता होती है, भोजन के रूप में नहीं। है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता। एंडोपैरासाइट, अंतर परजीवी, परजीवी जो मेजबान शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों, यकृत, गुर्दे, फेफड़े, आरबीसी यहाँ पर रहते हैं, वो क्या होते हैं, अंतर परजीवी, मतलब शरीर के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स का जीवन चक्र अधिक जटिल होता है। मानव लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए मध्यवर्ती मेजबान जैसे कि घोंघा, मछलियों पर निर्भर रहते हैं। उनके पास सरल रूपात्मक शारीरिक विशेषता और उच्च प्रजनन क्षमता होती है। पक्षियों में ब्रूड परजीविता, यहाँ परजीवी पक्षी अपने मेजबान के घोंसले में अंडे देते हैं और मेजबान को उन्हें सेने देते हैं। विकास के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में मेजबान के अंडे के समान ही विकसित हो। विकास के दौरान
जिससे कि मेजबान पक्षी द्वारा विदेशी अंडों का पता लगाने और उन्हें घोंसलों से बाहर निकालने की संभावना कम हो जाती है। मतलब जो परजीवी होता है ना, वो अपने मेजबान पक्षी के घोंसले में अंडे दे देता है और बाद में उस मेजबान पक्षी को पहचानने में परेशानी रहती है। जैसे कि कोयल और कोए के जो बीच ब्रूड परजीविता देखने को मिलती है, इनका रंग भी एक जैसा होता है, इनका जो अंडे होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, एक जैसे। अब नेक्स्ट आता है कॉमन सेलिजम सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो आर्किड आम की शाखा पर एपीफाइट्स के रूप में बढ़ रहा होता है, आम की शाखा पर। तो आर्किड को लाभ हो रहा, आम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे व्हेल है, व्हेल की पीठ पर वर्दी करने वाले बार्नाकल्स, बार्नाकल्स को लाभ, व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मवेशी बगुला जो होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बगुला, मवेशी बगुला है जिसको लाभ होता है। चरने वाले मवेशी, ये जो मवेशी है ना, इसको तो कोई हानि लाभ कुछ नहीं होता है, लेकिन इनको लाभ होता है क्योंकि इसके ऊपर जो छोटे छोटे कीट जीव बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको ये खाते हैं। ठीक है, जहां मवेशी चर रहे होते हैं वहां बगुले अपने चारा खोजते हैं, जैसे ही मवेशी चलते हैं वनस्पति कीड़े बाहर आ जाते हैं, अन्यथा बगुले के लिए कीटों को ढूंढना और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना। समुद्री एनिमोन जिसे ना लाभ होता ना हानि होती, लेकिन क्लाउन जो मछली होती है इसको लाभ होता है। समुद्री एनिमोन के डंक मारने वाले जाल मछली को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बना, ये इंपॉर्टेंट है, सहभोजिता के सभी एग्जाम्पल याद रख लेना। एक आता है म्यूटलिज्म पारस्परिकता, इसमें दोनों को लाभ होता है, इसे हम सिम्बायोसिस या सहजीव भी बोल देते हैं, सहजीव। इसके उदाहरण है, देखिए पहला है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एक तो कवक होता है और एक शैवाल होती है। कवक क्या करता है, रहने के लिए शैवाल को स्थान प्रदान करता है और शैवाल पोषण प्रदान करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये कवक और प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच पारस्परिक संबंध होता है। शैवाल वाला भाग शैवालांश कहलाता है, कवक वाला भाग कवकांश कहलाता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है, ये आपका जो उच्च पादप होते हैं ना, उच्च पादप, उनके बीच सहजीवी का संबंध है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, एक तो कोरोलोइड, कोरोलोइड मूल होती है और एक होती है माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है, एक तो कवक और जो पाइनस होता है, पाइनस, इनके मध्य क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। और कोरोलोइड में साइकस के साथ में शैवाल का संबंध होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच संबंध, कवक पौधों को मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, जबकि पौधा कवक को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। परागण बीज फैलाव के माध्यम से पौधों और जानवरों के बीच पारस्परिकता, परागण बीज फैलाव के माध्यम से पौधों और जानवरों के बीच पारस्परिकता। अंजीर के पेड़ और ततैया, टाटिया जिसे हम बोलते हैं, तो अंजीर प्रजाति को केवल उसके साथी ततैया प्रजाति द्वारा ही परागित किया जाता है, किसी अन्य प्रजाति द्वारा नहीं। मादा ततैया फलों में उपयुक्त अंडे देने वाली जगह की तलाश करते समय अंजीर के पुष्पक्रम को परागित करते हैं। अंजीर ततैया को भोजन के रूप में कुछ विकासशील बीज प्रदान करता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, आर्किड पुष्प पैटर्न की विविधता दिखाते हैं। परागण सुनिश्चित करने के लिए वे सही परागण कीट है, जिसमें मधुमक्खियां और जो भौरे होते हैं वो होते हैं, उनको आकर्षित कर सकते हैं। मधुमक्खियां और भौरे आर्किड के पुष्प को परागित करते हैं। सभी आर्किड पुरस्कार प्रदान नहीं करते। आगे देखिए, ओमफ्रिज, ये भूमध्य सागरीय आर्किड होता है, ये यौन धोखा, ओमफ्रिज का यौन धोखा। इसका मतलब क्या, देखिए इसके फूलों की एक पंखुड़ी आकार, रंग और निशान में मादा मधुमक्खी जैसी होती है, तो नर मधुमक्खी मतलब एक मक्खी की जैसी लगती है, इससे आकर्षित होता है नर मधुमक्खी और फूल के साथ स्यूडोकोपुलेट करती है। मतलब स्यूडोकोपुलेट मतलब आवासी संभोग करती है और उस पर पराग छिड़कती है। जब यह मधुमक्खी दूसरे पुष्प के साथ स्यूडोकोपुलेट करती है, संभोग करती है आवासी, तो वह पराग को उसमें स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, यदि विकास के दौरान मादा मधुमक्खी का रंग पैटर्न थोड़ा बदल जाए तो परागण की सफलता कम हो जाएगी, ताकि जब तक कि आर्किड का फूल मादा मधुमक्खी के साथ अपनी पंखुड़ी की समानता बनाए रखने के लिए सह-विकसित न हो जाए। अगर मान ली पुष्प का जो पैटर्न वो चेंज हो जाए तो वो नर मधुमक्खी है वो उसकी ओर आकर्षित नहीं हो। आगे देखिए और एग्जाम्पल दे रखी है, ये देखिए अंजीर, अंजीर के पेड़ और ततैया के बीच पारस्परिक संबंध, अंजीर के फूल का परागण ततैया द्वारा।
एक आगे देखिए, आर्किड फूल का परागण मधुमक्खी के द्वारा, ये दिखाया गया है, ये मधुमक्खी की जैसे लगती है। ये सस्ता दोबारा आ गया वो, पहले बता। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी है तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। एक बार अच्छे से इस लेक्चर को देख लिया ना, तो ये आपसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।